नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे शैलेंद्र सागर जी द्वारा लिखी गई बेहतरीन कहानी प्रश्न चिन्ह। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। यदि कहानी में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उर्दू मीडियम से मैट्रिक पास पिता ने हिंदी में कपकपाते हाथों से लिखा था। बेटा, सूबे ने फिर फसल चौपट कर दी है। उधारी मिलना भी बंद हो गई है। एक तो बची बित्ते भर जमीन और उस पर झझुआ भर कर्ज की मार। बस जल्दी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करो और परमात्मा तुझे अच्छी नौकरी दिलाकर हमारे पाप काटे। इधर संस्थान के डीन का इंग्लिश में ईमेल आया था। छठवें सेमेस्टर की परीक्षा में आप 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए थे और आपको ग्रीष्मावकाश में अध्ययन करके उक्त 2 विषयों में आई बैक को उत्तीर्ण करने का अवसर दिया गया था। खेद है कि इस बार भी इन विषयों में आपका सीपीआई 4.5 से कम है। आपको चेतावनी दी जाती है, यदि 7वें सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आपने बैक वाले विषयों में अपनी सीपीआई में सुधार नहीं किया, तो संस्थान आपको रेस्टिकेट करके अग्रिम अध्ययन से रोक सकता है। उसके पैरों के तलवे से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक थरथराहट सी महसूस हुई। उसे लगा कि उसके पैर जमीन पर स्थिर नहीं है या कि जमीन में धंस रहे हैं। उसने अपने पांव उठाकर मेज के नीचे लगे फट्टे पर रख दिए। जोर लगाया तो लगा कि वह चिर से फट जाएगा। वह हैरान था कि यही चिरन उसके अंदर भी महसूस हो रही थी। लकड़ी की पीस उसके हृदय में कैसे प्रवेश कर गई? क्या मूर्त और क्या अमूर्त, अदृश्य और स्थूल की पीड़ा में गहरा साम्य। क्या जड़ और चेतन की यातना में इतनी गहरी पारस्परिकता है? उसे अपने हाथों में बेचैनी भरी कसमसाहट महसूस हुई। उसने अपनी हथेलियों और उस पर उगी उंगलियों को ऐसे देखा मानो वे किसी और के ही हाथ हों, बड़े पराये और अजनबी से। उसे लगा जैसे उसके हाथों में कैक्टस उगाए हैं, नुकीले, कंटीले और विभत्स। उसने दोनों हथेलियों को मेज पर कसकर दे मारा और लाल हुआई हथेलियों में रक्तिम रेखाएं उभर आई थी। हस्तरेखाएं सर्प कुंडलियों से सरसराती महसूस हुई। बहुमुखी सर्प, सनसनाते डंक और लिसलिसाता विष। माँ और पिताजी दोनों की ही ज्योतिष और हस्तरेखाओं में अगाध आस्था थी। शायद वही उनके संबल भी थे। संपत्तिहीन, निर्धन, कायस्थ परिवार पर इतनी शिक्षा नहीं कि पिता कहीं नौकरी पा सकते। ले देकर थोड़ी बहुत जमीन थी। अर्थ की सारी निर्भरता इसी छोटे से टुकड़े पर टिकी थी। परिवार था 5 सदस्यों का। छोटे मोटे काम और आधी अधूरी फसल से जीवन यापन करना खासा त्रासद था। बड़ी लड़की के ब्याह से निवृत्त होने में ही 1/3 जमीन चुक गई। प्रशांत ने उस साल 9वीं कक्षा पास की थी। विद्यालय ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी प्रतिभा की ख्याति फैल रही थी। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में वह अव्वल नंबर पर था। समाचार पत्रों में उसके फोटो छपे। तमाम टीवी चैनल्स पर सिर्फ उसके ही नहीं, माँ, पिता और अध्यापकों के फोटो और साक्षात्कार आए। सहाय परिवार के जीवन में उमंग और उल्लास का पहला अवसर आया था। पैसों की भारी तंगी के बावजूद प्राचार्य के आग्रह करने पर प्रशांत का प्रवेश जनपद के सबसे अच्छे विद्यालय में कराया गया, जहां न केवल उसकी पूरी फीस माफ कर दी गई, अपितु उसे छात्रवृत्ति भी दी गई। यहीं से उसके माता पिता और स्वयं प्रशांत का आशा और महत्वाकांक्षाओं का संसार झिलमिला उठा। अधिकांश मेधावी छात्रों की तरह प्रशांत का लक्ष्य भी आईआईटी ही था और पहले ही प्रयास में वह 500 से नीचे रैंक पर चयनित हो गया और कानपुर आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियर में प्रवेश पा गया। हालांकि इस दाखिले के लिए पिता को अपनी कुछ और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। पहला सेमेस्टर यात्रा का अंतहीन दौर प्रतीत होता था। उसे लगा मानो वह प्रतिभाओं के अरण्य में भटक रहा है, जहां न उसकी कोई पहचान है और ना ही कोई वजूद। अस्तित्वहीनता नहीं, अस्तित्व शून्यता का दंश रात दिन उसे सालता था। एक कस्बे नुमा गांव और एक गांव नुमा कस्बे से आया प्रशांत जैसे एक दिशाहीनता का शिकार अनुभव करने लगा। वह टेरिकॉट की पैंट और पूरी बाहों की कमीज पहनता था।
बाकी के बच्चे जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद करता था। वह बाटा के नए जूते खरीद कर लाया था, लेकिन बाकी बच्चों के पास नाइक, रीबॉक और एडिडास के स्पोर्ट शूज थे, वो भी अजीब अजीब रंगों और डिजाइन के फ्लोटर्स के साथ। उसके पास ना मोबाइल था और ना ही लैपटॉप। पिताजी से छिपाकर वजीफों के पैसे से खरीदा एक अदद फिलिप्स का ट्रांजिस्टर उसने कभी अटैची से बाहर ही नहीं निकाला, क्योंकि वहां तो लैपटॉप पर ही संगीत सुनने का चलन था। उसे मोहम्मद रफी के पुराने गाने और अनूप जलोटा के भजन पसंद थे, किंतु हॉस्टल के गलियारे माइकल जैक्सन, मैडोना, जेनेट जैक्सन इनके नंबर से गूंजते थे। अमिताभ, शाहरुख, रानी मुखर्जी का संदर्भ कभी आता जरूर था, किंतु बाकी बच्चों का सारा वार्तालाप ब्रैड पिट, केट विंसलेट, एंजेलिना जोली और उनकी नई भूमिकाओं पर केंद्रित होता था। हॉलीवुड की एक्शन फिल्में ग्लेडिएटर्स, मैट्रिक्स, टर्मिनेटर उनमें उत्तेजना भरती। भाषा एक अलग ही तरह की बाधा थी, जिसे पार कर पाना कठिन ही नहीं, तकलीफदेह भी था। अंग्रेजी भाषा को लेकर लड़के लड़कियों का आत्मविश्वास उसे आतंकित करता था। एक गहरे हीनता बोध ने उसे जकड़ लिया था। यह वह दौर था जब संस्थान में रैगिंग का कहर अपने पूरे शबाब पर था। हॉस्टल में नंग धड़ंग एक सिरे से दूसरे सिरे चक्कर लगाना, उल्टी पैंट पहनकर और कमीज पहनकर 2 हफ्ते रहना कितना त्रासद था। प्रेम पत्र लिखकर किसी सीनियर छात्रा को देना और उसके 2 थप्पड़ खाना बेहद अपमानजनक था। उधर क्लास में भी जैसे सब उसके सिर के ऊपर से निकल रहा था। प्रोफेसर्स क्लास में आते और क्या और कैसे पढ़ाकर चले जाते, वह समझ ही नहीं पाता। कुछ पूछने का साहस भी वह नहीं कर पाता। नतीजन क्लास टेस्ट और पहले सेमेस्टर में वह पूरी तरह लुढ़क गया। उसे कंप्यूटर टर्न ऑफ किया, पिताजी के पत्र को मेज की दरार में डाला और घड़ी की ओर नजर डाली। 9 बज चुके थे। मेस में डिनर 9:30 बजे तक ही मिलता है। वह बाहर निकला। एकाएक उसे लगा कि उसे डीन के मेल को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए था, वरना इसे लेकर वह अलग खिंचाई करेंगे। वह वापस कमरे में आ गया। उसे अपने शरीर में अजीब सी जड़ता महसूस हुई। लगा जैसे धमनियों में रक्त जम सा रहा है। हाथ और पैर लस्त-पस्त हो चले हैं। अंदर से जैसे कोई दानवी शक्ति उसे बुरी तरह निचोड़ रही थी। कहीं वह सचमुच दोनों पेपर्स को पास नहीं कर पाया तो? रेस्टिगेशन यानी कि संस्थान से बर्खास्ती, अधूरी पढ़ाई, ध्वस्त होते सपने और पिता और परिवार का अनिष्ट। उसे अपना वजूद एक सलीब पर टंगा हुआ महसूस हुआ। जीवन की सार्थकता पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया। उसे लगा उसका अंतरंग छिन्न भिन्न हो रहा है। यह कोई नया अनुभव नहीं था। पहले सेमेस्टर से ही वह इस उद्विग्नता का शिकार हो चला था, जो यदाकदा उसे गहरे अवसाद और जड़ता का बोध कराते थे। आरंभ में 4 साल का एक लंबा वक्त लगता था। कुछ अपनी प्रतिभा और मेधा पर भी उसे विश्वास था, किंतु इस त्रासद स्थिति से उबरना तो दूर, वह इसमें और जकड़ता चला गया। उधर अध्ययन के क्षेत्र में भी उसे आशातीत परिणाम नहीं मिल रहे थे। पिताजी और परिवार की तमाम आशाएं उसे संतृप्त करने लगी। कई बार मन हुआ कि पिताजी को वह सब कुछ बतलाकर अपना मन हल्का कर ले, पर वह उन्हें इस गहरे आघात से रूबरू कराने का साहस कभी जुटा ही नहीं पाया। नतीजन एक गहरी अपराध ग्रंथि उसे अंदर ही अंदर कुतरने लगी थी। वक्त गुजरने में देर नहीं करता। कैसे पहले सेमेस्टर से 7वें सेमेस्टर तक का समय बीत गया उसे पता भी न चला। वक्त के गुजरने को लेकर वह जितना त्रस्त था, पिताजी उतने ही अधिक प्रसन्न और आशावान। जिस वक्त में पिताजी का धैर्य और विश्वास बांधे रखा था, उसी वक्त की रेतीली जमीन पर वह अंदर तक धंसता महसूस करने लगा। इस बार घर से चला तो पिता की आंखें चमक रही थी। बस बेटा, आखिरी साल है। मास्टर साहब कहते हैं कि 50,000 से कम की नौकरी ना लगेगी। अब तो मुन्नी भी सयानी हो चली है। तेरी नौकरी लगते ही उसके भी हाथ पीले कर देंगे। संस्थान से बर्खास्ती, अधर में लटका वजूद, कुचली महत्वाकांक्षाएं, माँ पिता के झुर्रीदार चेहरे में धंसी बुझती आंखें, बहन के चेहरे की मुर्दानगी, एक करंट की मानिंद उसे तेज झटका लगा। वह बुरी तरह हांफने लगा। आंखों के सामने धुंधलका सा घेर आया।
उसे महसूस हुआ कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं और चारों ओर गहरा अंधेरा है और वह एक बदबूदार दम घोंटू कोठरी में कैद है जिसकी छत नीचे धसक रही थी। उसके हृदय की धड़कनें कानों में कोलाहल पैदा करने लगी। हड़बड़ा कर वह उठा। डीन का उत्तर देने के लिए वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया, किंतु उसकी उंगलियां एकदम शिथिल और निर्जीव हो चली थी। मस्तिष्क कुंद और भूत था। दराज में से पिताजी का पत्र निकाला, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर उसे बार बार पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। एकाएक कोई अंदर उसे विस्फोट सा महसूस हुआ। झटके से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, कमीज की बाहों से अपने आंसू पोंछे, सामने रखे पैड को अपने पास खींचा और लरसते हाथों से लिखा, अम्मा बाबूजी मुझे माफ करना। कमरे का दरवाजा बंद किए बिना वह बाहर निकल आया, सीढ़ियों से नीचे उतरा और तेज कमरे से अंधेरे को चीरता हॉस्टल से बाहर निकल गया और बाहर का अंधेरा उसके अंदर गहराता चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।